हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बच्चे आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ जो क्लास टर्म 2 का जो मैथ का सिलेबस बच्चों, वो आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने क्लास टर्म 2 की जो मैथ्स है बच्चे, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने जो चैप्टर शुरू किया था वो बच्चों वो इंटीग्रल था। इंटीग्रल में हम लोगों ने इंडेफिनिट का पार्ट पूरा खत्म कर ही दिया था। डेफिनेट इंटीग्रल शुरू हो चुका था, उसमें भी दो तीन लेक्चर आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। आज जो हम लोग लेक्चर करने जा रहे हैं बच्चों, वो लेक्चर नंबर है आपका 23, जो कि एक्सरसाइज 7.11 पर बेस्ड है। और वो भी एक्सरसाइज को हम लोग दो पार्ट में दे रहे हैं। इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन दो पार्ट में करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं बच्चों, वो पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लोग सोल्यूशन कर रहे होंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज आपको प्रीवियस दो लेक्चर में कराई गई हैं, प्रूव कराई गई हैं, उन्हीं पर बेस्ड है बच्चे आज का पूरा लेक्चर। तो आई होप आपने प्रीवियस सारे पार्ट देख रखे हैं और जैसे जैसे आपको बताया गया है उसी तरह से आप उनको फॉलो करते हुए इंटीग्रेशन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको आज के लेक्चर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज का लेक्चर टोटली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी है। अगर आपने प्रॉपर्टी सारी याद कर रखी हैं या एक दो बार निकाली हैं तो आपको जरूर इसमें हेल्प हो जाएगी। और यहाँ से बच्चे एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता आया है और आगे भी बनेगा। तो चलो बच्चों, देखते हैं क्या हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज कराई थी, पहले उनको एक बार देख लेते हैं। एक नज़र में आपको बताने की कोशिश की जा रही किस तरह की प्रॉपर्टीज हैं। बट उम्मीद आपसे हम यही कर रहे हैं कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ये प्रॉपर्टीज प्रीवियस लेक्चर देखे हैं, वहाँ से पढ़ के जरूर आए हो। तो बच्चों, पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है उसमें बस इतना बताया जाता है कि आप क्या कर सकते हो, अगर लिमिट सेम रखते हुए आप किसी वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना चाहो तो x इक्वल टू हमने एज इट इज टी यूज किया है, तो x इक्वल टू टी रख के हमने इसको प्रूव भी किया था। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी। अगर कहीं पे वेरिएबल t चल रहा होगा तो उसे हम लोग x से रिप्लेस कर लेंगे, या x है तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे हम t में रिप्लेस कर लेंगे। ये प्रॉपर्टी हमें ऐसा सिखाती है, इसीलिए इसको P0 प्रॉपर्टी बोला गया। इसमें कोई बहुत बड़ा रूल नहीं था। दूसरी प्रॉपर्टी ये है जिसे P1 बोला गया। उसमें क्या है बच्चे, अगर आप लिमिट चेंज करते हो तो बीच में माइनस का साइन आ जाता है। लिमिट यहाँ पे क्या बच्चों, एफ एक्स डी एक्स यहाँ भी है, एफ एक्स डी एक्स यहाँ भी है। अगर लिमिट आपकी ए टू बी है तो आप माइनस साइन लगा करके उसकी लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हो। या किसी क्वेश्चन बच्चों आपका माइनस आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसे पॉजिटिव बना लो। कैसे, लिमिट को इंटरचेंज करते हुए। तो ये बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी जिसे हम प्रूव कर चुके हैं। P2 जो कि थर्ड प्रॉपर्टी बोला, P2 जा रहा है A टू B। अगर बच्चे लिमिट लगी है तो इसमें कोई भी एक नंबर आप C इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इस तरह से इंट्रोड्यूस करना कि पहले टर्म के लिए C को अपर लिमिट बनाएं, अगले टर्म के लिए इंटीग्रेशन जब इसे ब्रेक करोगे तो अगले टर्म के लिए क्या करना बच्चे, उसको लोअर लिमिट बनाए। तो यहाँ पे हमने एफ एक्स डी एक्स को दो पार्ट में तोड़ रखा है। पहले पार्ट में मैंने C को अपर लिमिट बनाया है, तो दूसरे पार्ट में मैंने C को क्या बनाया है, लोअर लिमिट बनाया है। तो ये बच्चे आपकी प्रॉपर्टी हो चुकी P2। नेक्स्ट P3 प्रॉपर्टी है, जिसमें हम क्या करेंगे, A टू B बच्चे लिमिट आपको दी जा रही है, आप उन्हीं लिमिट को सम करके माइनस एक्स कर लीजिए। यानी कि अगर जिसके रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो। अगर आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो लिमिट सम माइनस एक्स कर सकते हो। ये आपकी P3 प्रॉपर्टी है, जो कि एक्चुअल सीक्वेंस में चौथे नंबर की प्रॉपर्टी है। तो लिमिट अगर A टू B एफ एक्स डी एक्स है तो आप क्या कर सकते हो, एफ एक्स को रिप्लेस कर सकते हो लिमिट सम a प्लस बी माइनस एक्स में रिप्लेस कर सकते हो, जो कि दोनों इक्वल वैल्यू लेकर के आता है। इसी P3 का एक स्पेशल केस है जिसे हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, P4 है बच्चे। ये आपकी लिमिट है। इसमें क्या है, 0 से a हमें लिमिट गिवन हो तो आप a प्लस बी करोगे तो a प्लस 0 करोगे, मिलेगा कितना, a ही तो मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग इसी के कंक्लूजन से निकाल के लाते हैं। अगर आप a की जगह पे 0 रख दो, b की जगह पे a रख दो, तो इसका कंक्लूजन निकल के कुछ इस तरह से आएगा, जो कि आपकी प्रॉपर्टी नंबर P4 हो जाएगी। और मोस्टली हम इसी को यूज कर रहे होते हैं, P3 को यूज कम कर पाते हैं। हालांकि हमने क्वेश्चन जो लिया है आज की क्लास में P3 को भी यूज कराते हुए सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी यूज करें। P5 आपकी प्रॉपर्टी है, लिमिट अगर 0 से 2a हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसे बच्चे मैंने प्रूव भी किया है। सारी प्रॉपर्टी हमने प्रूव की है। अगर आप देखना चाहते हो तो प्रीवियस लेक्चर पे चले जाइए, दो लेक्चर हमने प्रॉपर्टी को प्रूव करने में ही सिखाया आपको। छोटे छोटे से पार्ट हम लोग इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप पे लेक्चर कोई भारी ना पड़े। और बच्चों, जैसा आपसे कहा गया, पूरा सिलेबस हम लोग आपको कंप्लीट देंगे। हाँ, जैसे कि बोला जा रहा है कि कुछ बच्चों ने कहा है कि इतने दिन में हो पाएगा या नहीं, तो उनको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चे अभी तक आपकी डेट शीट ही नहीं आई है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। उस टाइम ऐसा सोचा गया था कि शायद आपका फेब में या लास्ट जनवरी तक डेट शीट आ जाएगी।
जैसा कि अभी तक आती रही थी। लास्ट ईयर तो ऐसा ही होता था, बट अभी तक अगर नहीं आ पाई है इसका मतलब बाद में एग्जाम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, और वैसे कोविड की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो अगर बढ़ रहा है तो हम लोग क्यों इतनी जल्दबाजी में सिलेबस को खत्म करके आपको दे दें। आराम से करें, बर्डन ना बने आपको, और डीप में आपको सारी चीज़ें दी जा सके। इसलिए थोड़ा सा टाइम हो सकता है ज़्यादा चला जाए, बट उससे आप बेफिक्र रहिए, हम पूरी चीज़ें आपको देंगे। तो जीरो से 2a एफ एक्स डी एक्स बच्चे लिखा हुआ है, हमने क्या किया, जीरो से 2a को तोड़ा जीरो से a में, और फिर जब इसका प्रूव किया तो मैंने जीरो से a तोड़ा, a से 2a तोड़ा था। ये बच्चे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी नंबर हमने आपकी P2 यानी कि तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी लगा रखी है। तो जब इसको आप एक्सपेंस कर रहे होगे तो जीरो से a लिखेंगे, जीरो से a ही लिखेंगे। लिमिट तो है जीरो से 2a, लिखना क्या है, जीरो से a, जीरो से a। एक बार फंक्शन को ऐसे रखते हैं, दूसरी बार फंक्शन में जो एक्चुअल लिमिट थी 2a थी ना, तो 2a माइनस एक्स आप लिख लेना। तो इसी के थ्रू हम लोग कुछ रिजल्ट और निकाल के लाते हैं, जो कि आपकी अगली प्रॉपर्टी हो जाती है। आप अगर सही से देखें तो P5 से ही हमने P6 निकाली हुई है। बच्चे P5 से हमने क्या निकाला है, P6 निकाला है। किस तरह से निकाला है कि अगर मैं कह दूं कि 2a माइनस एक्स, यानी कि किसी फंक्शन में आप x की जगह पे 2a माइनस एक्स अगर रख दो और उसकी वैल्यू fx की इक्वल आ जाए। अगर इस तरह से कोई फंक्शन फॉलो करने लगे कि f 2a माइनस एक्स की वैल्यू हो जाए fx, तो बच्चे ये भी तो fx हो जाएगा, है ना। ये fx, ये fx, कितने fx, 2fx। तो आपको रिजल्ट मिल रहा होगा जीरो से a fx dx की वैल्यू कितने गुना हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो यही तो आपका इसका पहला पार्ट है। लेकिन अगर किसी तरह से आप सॉल्व कर रहे हो, f 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव ऑफ fx आ जाए, देखो माइनस साइन लगा रखा है ना, यानी माइनस का fx आ जाए, तो ये बच्चे प्लस का fx है और ये माइनस का fx आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उस केस में कितना प्रूव हो कि हम लोग ला रहे थे, जीरो ला रहे थे। तो इस तरह से प्रॉपर्टी हमने यहाँ से आपको प्रूव करके दी हुई थी। लास्ट प्रॉपर्टी बच्चे P7 है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर माइनस a टू a लिमिट लगी हो, कोई भी नंबर है माइनस से प्लस जा रही हो, जैसे -1 से +1, -2 से +2, इस तरह से बच्चे कोई अगर लिमिट लगा रखी हो, तो माइनस a से a लिमिट अगर fx dx हो, तो आप क्या कर सकते हो, जीरो से a लिमिट बनाइए, fx dx को 2 गुना कर दीजिए। कंडीशन क्या, ये तभी हो सकता है कि फंक्शन बच्चे कैसा हो आपका, अगर इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन का मतलब होता है कि x की जगह पे उस फंक्शन में अगर -1 माइनस एक्स रख रहे हो तो कोई उसमें चेंज नहीं आता है, यानी कि f माइनस एक्स की वैल्यू होती है ठीक fx के इक्वल। तो आपका fx कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। तो ये चीज़ें हम लोग आपको प्रूव करते समय बता चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि साइन एक्स आपका ऑड फंक्शन होता है, कॉस एक्स आपका इवन फंक्शन होता है। एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है वो भी कैसा, इवन फंक्शन है। ये हमने आपको वहाँ पे शायद बता रखा है, पूरी तरह से मुझे याद है। और अगर यही वैल्यू अगर इस तरह से होती, यानी कि ऑड फंक्शन होता, तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आती है। तो बच्चे यहाँ पे माइनस एफ एक्स होने की वजह से 2 बार फंक्शन ऐड ना होकर प्लस माइनस होने की वजह से वो कैंसिल हो जाता है। मैंने प्रूफ में डिटेल में बताया, तो आंसर कितना आता है बच्चे, 0 आता है। तो कुछ इस तरह से हमने आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव करा रखी थी। फिर भी आपके लिए हमने यहाँ पे हेल्प करने के लिए प्रॉपर्टी को लिख रखा है, बता रखा है। आगे जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी भी दिखा दी जाएगी, ताकि आपको लगे कि हाँ चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट तो हो रही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, जो कि आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन से बहुत सारे फॉर्म बनाए जा सकते हैं, मैं दिखाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आपसे निकालने को बोलेगा, तो मैं इसको i इक्वल टू सपोज कर लेता हूँ। 0 से π/2 बच्चे लिमिट लगी है, साइन है, डिवाइड में भी साइन कॉस चल रहा है। तो अगर मैं आपसे बस इतना पूछूं कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो आप बोल रहे होगे कॉस थीटा होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो एक बात यहाँ से समझ में आ रही है कि मैं अगर किसी तरह से इस प्रॉपर्टी को यूज कर लूँ, देखो आप खुद ही बताइएगा मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी है। जैसे ही मैं लिख दूँ 0 से π/2 जो लिमिट है उसको ऐसा ही रखा गया है। मैंने बच्चे लिखा अंडर रूट में साइन, मैंने लिमिट को ऐड किया 0 + π/2, और मैंने क्या कहा, माइनस का x कर दो। शायद आपको याद आया कि मैं लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके माइनस वेरिएबल कर रहा हूँ, यानी a + b - x कर रहा हूँ। या आप ऐसे कहो कि जो प्रॉपर्टी हमने 5 बच्चे निकाली थी, 5 ये थी, 0 से a लिमिट हो तो fx dx को मैं क्या लिखता हूँ, 0 से a f a - x लिखता हूँ। इसको आप स्टार प्रॉपर्टी बोल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होती है प्रूव करते टाइम। तो यहाँ पे 0 को मैं 0 हटा ही दूँ तो क्या कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। आप ये सोचो 0 से a लिमिट है, तो P5 मैं यूज कर रहा हूँ, वो क्या होती है, अंडर रूट साइन a - x। a की वैल्यू कितनी है, जो अपर लिमिट होती है, यानी π/2 - x हो जाएगी।
डिवाइड में क्या लिखा हुआ उसे समझो। कॉस, वहाँ भी आप वही सारी प्रॉपर्टी यूज करोगे, हर जगह जहाँ जहाँ भी एक्स वहाँ पे क्या रख देंगे आप, पाई बाई टू माइनस एक्स। एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स रखना है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ए की वैल्यू कितनी, अपर लिमिट यानी पाई बाई टू है। तो आपने जैसे ये रखा, प्लस दूसरे टर्म में भी तो रखना है, साइन एक्स है प्लस साइन एक्स है तो प्लस में साइन रूट के अंदर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स। अब सिंपल सी आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर लीजिए और फिर देखिए क्या रिजल्ट आपको मिला। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू जैसा है वैसा मैंने कॉपी कर लिया। साइन 90 में थीटा बच्चे होता है कॉस थीटा, तो अंडर रूट में कॉस एक्स आ रहा होगा। कॉस पाई बाई टू में थीटा, कॉस 90 में थीटा, साइन थीटा, तो रूट साइन एक्स हो जाएगा ये। प्लस साइन 90 में थीटा कितना, कॉस थीटा हो जाएगा, तो आप इसे बोल रहे होंगे कॉस एक्स, और dx जैसा चल रहा वैसा मैंने रख लिया। ये बच्चे i के इक्वल चल ही रहा था तो i के इक्वल ये भी हो गया। इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दूं तो इसको मुझे इक्वेशन नंबर कोई ना कोई नाम देके सेकंड बोलना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को किसी तरह से ऐड कर लो, मैंने क्या कहा बच्चे, इक्वेशन जो आपकी बन गई है उन इक्वेशंस को मैं एक बार ऐड कर लेता हूं और ऐड करके देखता हूं क्या रिजल्ट हमें मिला। अगर दोनों इक्वेशन को आप देखो, दोनों के डिनोमिनेटर्स तो सेम चल रहे हैं ना, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो जो कि एलसीएम बनने वाला है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एलसीएम यहाँ पे सेकेंड और फर्स्ट का सेम होने की वजह से i प्लस आई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में i और i ऐड होकर 2i हो जाएगा। राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो एक बार एलसीएम का पार्ट आप लिख लेंगे और ऊपर के न्यूमरेटर को आप ऐड कर लेंगे। रूल तो यही कहता है, अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हो और डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हो। तो मैंने डिनोमिनेटर यानी कि रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स को एक बार लिखा और उनके न्यूमरेटर पार्ट को ऐड कर लिया। न्यूमरेटर क्या है, साइन एक्स और कॉस एक्स, इनके न्यूमरेटर पार्ट को मैंने बस ऐड कर लिया, तो हमें कुछ इस तरह से मिला। और इंटीग्रेशन में जो जैसा चल रहा था उसको वैसे ही नोट कर लो। क्या चल रहा था, 0 से पाई बाई टू चल रहा था, तो 0 से पाई बाई टू आप यहाँ पे लिख देंगे। अब अगर सही से देखें, dx हमारा छूट गया, उसे भी आप लिख लीजिए। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, तो बच्चे कैंसिल आउट कर रहे होंगे ना यहाँ पे, तो दोनों जब एक दूसरे कैंसिल कर दिया तो हमें क्या मिला, पूरा कैंसिल होने के बाद 1 ही तो मिलेगा। तो अब यहाँ पर आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं ना। तो बच्चे हमें 2y इक्वल टू जरूर लिखना है, क्योंकि आपने 2y को अगर i लिखा तो यहीं पे गलती हो जाएगी। इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से पाई बाई टू। अब यहाँ पे पूरा कट गया तो कितना मिला, 1 dx मिला बच्चे, 1 इंटू में dx, तो 1 का इंटीग्रेशन करना है, कितना हो गया, x हो गया। लिमिट क्या है बच्चे, 0 से पाई बाई टू है, लिमिट हमारी 0 से पाई बाई टू है, 2y इक्वल टू आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू रखेंगे तो पाई बाई टू माइनस 0, तो पाई बाई टू देगा। किसके इक्वल है बच्चे, ये 2y के इक्वल है। तो i की वैल्यू कितनी आ रही होगी, पाई बाई टू को 2 से डिवाइड करने के बाद पाई बाई 4 आंसर आपका आ रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में बदलता क्या है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को तैयार करना आपकी कंपलसरी है, इस बात के लिए कि मैं कह रहा हूँ जैसे बार बार बहुत तरह से क्वेश्चन ये पूछा गया। अगर मैं कहूँ रूट एक्स की वैल्यू होती है एक्स की पावर 1/2, बच्चे रूट एक्स की वैल्यू होती है एक्स की पावर 1/2, तो जहाँ जहाँ आप देख रहे हो कि रूट लगा है, जहाँ जहाँ आप देख रहे हो रूट लगा है, उसे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स की पावर 1/2, कॉस एक्स की पावर 1/2, कॉस साइन एक्स की पावर 1/2। इस तरह से मैं हर जगह तो लिख सकता हूँ ना। तो यही पावर यानी 1/2 में पूछा जा सकता है। अगर आप एक्सरसाइज 7.11 पर जाओ तो इसके ठीक अगला क्वेश्चन आपको जो लिखा है, सिमिलर क्वेश्चन लिखा है, पावर को 3/2 या 5/2, 7/2, 9/2 इस तरह से वो करके दे सकता है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर अगर 0 से पाई/2 लिमिट है, हमेशा पाई/4 ही आने वाला है, हमेशा पाई/4 आने वाला है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ उनका आंसर हमेशा कितना आने वाला है, पाई/4 आने वाला है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं रूट साइन एक्स को थोड़ी देर रूट जहाँ जहाँ है वहाँ पे मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, जहाँ जहाँ रूट है बच्चे वहाँ पे मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, जहाँ जहाँ रूट है वहाँ पे मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ। आपको बस ये सोचना है कि रूट हट चुका है, अब क्या इसे सोचना है कि रूट में नहीं है, अब क्या है, ब्रैकेट बना है। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से चेंज हो गया। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो मैं कोई भी अपनी तरफ से पावर ले लेना चाहता हूँ। यहाँ पे 3/2, 5/2, 7/2, 9/2 जो लगाना चाहो, चलो 7/2 ले लिया। तो यहाँ 7/2 बच्चे, यहाँ भी 7/2 चल रहा होगा, यहाँ भी 7/2 चल रहा होगा, हर जगह 7/2 चल रही होगी पावर। क्या पावर से कोई फर्क पड़ता है क्वेश्चन पे, हमें वो देखना है। 7/2, 7/2 हर जगह लगाइए, है ना। एक ही क्वेश्चन को मैं करा के आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो कि 3-4 एक तरह से दिए हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो।
यानी कि जो ऊपर पावर थी फिर से कट गई, मिलेगा क्या बच्चे आपको यहाँ पे 1 ही मिलेगा। कटने के बाद आपको 1 मिलेगा और उसका इंटीग्रेशन कर रहे होगे, x आएगा, x में लिमिट लगाओगे 0 से पाई बाई टू ही देगा। ऐड किया है तो 2y इक्वल टू पाई बाई टू आ रहा होगा। 2y इक्वल टू पाई बाई टू जब आएगा तो i इक्वल टू कितना आएगा, और एक बार 2 से डिवाइड करोगे पाई बाई टू को तो बन जाएगा पाई बाई 4। पावर मैंने चेंज कर दी, कोई क्वेश्चन के आंसर पे इफेक्ट तो नहीं पड़ा, है ना। तो ये एक खास ऐसा पैटर्न है बच्चे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में चीज़ें एक जैसी होती जा रही हैं, जबकि आप इंटीग्रेशन कर रहे होते तो आपके हाथ पैर फूल जाते, आप उसे कर ही नहीं पा रहे होते, है ना। तो वहाँ पे देखो हमें कितनी बड़ी हेल्प मिल गई पावर लगाने से, है ना। आप कर तो रहे होते, यहाँ पे इस तरह से चीज़ें कर रहे होते, तो इस यहाँ पे आता, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रही होती तो एक्स आ रहा होता, है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इसलिए अच्छा भी है कि हम लोग प्रॉपर्टी लगा करके इसको अच्छे से कर ले रहे हैं। तो चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अच्छा पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से कितने क्वेश्चन आप एक से देख सकते हो। चलो क्वेश्चन ही आ गया तो पहले यही कर लेते हैं, है ना। एनसीईआरटी में बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन एक तरह से है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले ये चीज़ देख लो, आप ये क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मॉड एक्स होता है क्या है। मॉड एक्स बच्चे होता है प्लस एक्स या माइनस का एक्स। ये जैसे लिखा जाता है बुक्स में उसे ऐसे मत सोचो। आपने ये पढ़ रखा है कि मॉड का काम क्या होता है, थोड़ा सा मैं डीप में जाके बताना चाहता हूँ कि अगर बच्चे आपने पढ़ा है मॉड के अंदर 5 लिखा है तो इसे आप 5 लिख रहे हो। मॉड के अंदर अगर माइनस का 5 लिखा है तो बच्चे प्लस का 5 तब भी लिखते हो। होता क्या है उसे सीखो। मॉड बच्चे ऐसा फंक्शन है जो अपने आउटपुट को हमेशा पॉजिटिव देता है, या तो एज इट इज करके पॉजिटिव दे देता है, या फिर उसको चेक करता है कि नेगेटिव तो नहीं मेरे अंदर बैठा है। अगर नेगेटिव बैठा है तो उसको फिर क्या करता है, पॉजिटिव बनाने के लिए उसे एक माइनस साइन देता है। मैंने क्या कहा, मॉड चेक करता है अपने अंदर बैठी हुई वैल्यू को। अगर वो कहता है कि मेरे अंदर बैठा हुआ वेरिएबल जो भी था वो x है, यानी उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज पॉजिटिव आउटपुट देता है। लेकिन अगर वो ये चेक कर लेता है कि मॉड के अंदर नेगेटिव बैठा तो उसे फिर एक माइनस का साइन दे देता है। किस तरह से मैं कह रहा हूँ, आपने पता कर लिया मॉड के अंदर -5 है, -5 कैसा बच्चे नेगेटिव है, तो उसे क्या करता है वो एक माइनस साइन लगा के बाहर निकलता है, यानी आउटपुट कितना आ गया 5 आता है। आउटपुट तो 5 आप बता ही सकते हो, हमेशा बता दोगे कि मॉड के अंदर -5 तो क्या आता है प्लस का 5। लेकिन बीच की जो स्टेप है ये आपको बस सीखनी है। एक और एग्जांपल देते हैं, मॉड के अंदर 3 है तो प्लस का 3 है, आप कहोगे 3 आएगा। लेकिन जैसे मैं -2 लिखूंगा आप ये तो बोलोगे 2 आएगा, लेकिन 2 आता कैसे वो सीखो। माइनस का 2 है, मॉड ने चेक किया मेरे अंदर बैठने वाला नेगेटिव है, लेकिन मैं मॉड फंक्शन हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपने अंदर बैठी हुई वैल्यू को पॉजिटिव बाहर निकालूंगा। तो पॉजिटिव निकालने के लिए वैल्यू को क्या करेगा, उसका साइन बदल के माइनस माइनस प्लस करके +2 निकालेगा। तो ये मॉड फंक्शन इस तरह से बच्चे वर्क करता है। तो ये मॉड फंक्शन की खूबी होती है। तो वही मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करता हूँ कि मॉड जो होता है कुछ इस तरह से बताया जाता है कि मॉड x इक्वल टू एक्स या -x। ध्यान ये रखें कि x कब होगा, यानी कि उसने x को एज इट इज निकाला है। कब हो निकाला होगा, जब x कैसा होगा बच्चे पॉजिटिव होगा। तो x अगर ग्रेटर देन या 0 हो तब उस केस में x एज इट इज निकलेगा। लेकिन अगर वो माइनस के साथ निकाला गया है तो आप ये समझो कि माइनस मॉड फंक्शन ने लगाया है, इसका मतलब x कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, है ना। तो इस तरह से मॉड फंक्शन डिफाइन किया गया है। इसका मतलब x कैसा है बच्चे, नेगेटिव रहा होगा, तभी उसने क्या किया, मॉड फंक्शन ने एक माइनस अपनी तरफ से उसको दिया है। तो इस तरह से बच्चे ये मॉड फंक्शन को डिफाइन किया गया है। आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। अगर ये आपको क्लियर हो चुका है तो अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इतना पार्ट यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे भी हटा दे रहा हूँ। अब समझो जरा, क्वेश्चन में हमें लिखा है मॉड के अंदर x+2। तो बच्चे x+2 का हम क्रिटिकल पॉइंट पता करते हैं। मतलब कुछ नहीं, मॉड के अंदर जो बैठा उसे करो इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिला, -2 मिला। देखो इसका ग्राफ भी बनता है, बट मैं ग्राफ व्राफ करके आपको ज़्यादा बड़ा नहीं कराना चाहता हूँ, सिंपल समझा देना चाहता हूँ कि x इक्वल टू -2 ही वो वैल्यू होगी जहाँ पे ये अपना नेचर चेंज कर रहा होगा। मैंने क्या कहा, x इक्वल टू -2 ही वो वैल्यू होगी जहाँ पे अपना नेचर चेंज कर रहा होगा। तो मैंने जो लिमिट लगी है -5 से +5, इसके बीच में बच्चों एक वैल्यू पता कर ली जो कितनी है, -2 है। यानी यहीं पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, प्रॉपर्टी एक यूज करेंगे, वहीं पर हम फंक्शन को तोड़ देंगे। आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है जो कि P2 है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, लिमिट a से b थी, उसके बीच में एक c ले रहे थे। तो a से b के बीच में a से c जा रहे थे, फिर c से b जा रहे थे f(x) dx के लिए। तो बस वही काम हमें करना है। इसे i इक्वल टू सपोज कर लेते हैं। पहले मैं -5 से गया, मॉड x+2 dx लिखा
प्लस दूसरा जो तोड़ना है, कहाँ तक तोड़ना नहीं अभी समझ में आ रहा, तो हम पहले अपर लिमिट लिख लेते हैं और क्या मॉड x प्लस 2 dx। तो जो यहाँ से किया है बच्चे वही आपकी लिमिट एक बार अपर बनेगी और एक बार लोअर बनेगी। तो मैंने -5 से -2 गया और -2 से फिर कहाँ जाऊँगा, प्लस का 5 जाऊँगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मॉड अपने अंदर की वैल्यू को चेक करेगा और ये देखेगा कि मेरे अंदर बैठने वाला कैसा पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन कर देगा, अगर वो ये देखता है नेगेटिव है तो क्या करेगा, उसे माइनस साइन लगा करके ओपन करेगा। ठीक है, तो बस इतना ही आपको सीखना है। हम अगर -5 से -2 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लें x की वैल्यू -5 से -2 के बीच में, क्या हम -3 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे -3 एक बार रख के देखो, -3 प्लस 2 -1, मॉड के अंदर माइनस आया, यानी कि इस रेंज में कोई वैल्यू अगर आप रख रहे हो तो मॉड के अंदर वैल्यू कैसी आ रही, नेगेटिव आ रही है। अगर वो नेगेटिव वैल्यू आता है तो मॉड क्या कहता है, उससे माइनस साइन लगा करके ओपन करता है। ठीक है ना, तो इसका ओपनिंग कैसे होगा बच्चे, माइनस साइन लगा देना बाहर और आप क्या लिख दो, x प्लस 2 लिख दो। मैंने माइनस साइन लगाया, x प्लस 2 लिखा, dx लिखा, बाकी लिमिट जैसी वैसी कर दो। यानी मॉड ओपन करने का बस यही तरीका है, मॉड के अंदर जो बैठा हुआ है उसका साइन आप पता कर लो और ओपन कर दो। -2 से 5 तक जाना है, -2 से 5 तक के बीच में कोई एक आसान वैल्यू ले लो जहाँ से आप कैलकुलेशन करके मॉड के अंदर की वैल्यू का साइन पता कर सको। तो -2 से 5 के बीच मैंने 0 लिया, 0 जैसे बच्चे यहाँ पे रखोगे तो 0 प्लस 2 कितना देगा, प्लस का 2 देगा, यानी मॉड के अंदर प्लस का 2 बैठा है। तो आप ऐसे सोचिए कि इस रेंज में जो मॉड फंक्शन है अपने अंदर वैल्यू को कैसा पाता है, पॉजिटिव पाता है। अगर पॉजिटिव पाया इसका मतलब वो एज इट इज ओपन कर देगा, जिस तरह से मॉड फंक्शन डिफाइन कर दिया यहाँ पे। तो हम क्या लिख रहे होंगे, -2 से प्लस का 5 लिख रहे होंगे और x प्लस 2 एज इट इज ओपन हो जाएगा और क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे। अब बस आपका सारा सब कुछ आसान हो चुका है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करिए और कुछ नहीं करना। इसमें हमने जो प्रॉपर्टी लगाई बच्चे वो ये थी कि अगर कभी कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो, a से b f(x) dx हो, तो हम अपनी इच्छानुसार इसको लिमिट में तोड़ लेते हैं। किस तरह से बच्चे बताया गया था, f(x) dx a से c जाइए फिर c से b जाइए, स्पेस कम है तो इसलिए पूरी प्रॉपर्टी को मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपने पढ़ा है तो आपने समझ लिया होगा। चलो देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले, -5 से +5, इस माइनस को आप यहाँ लगा लीजिए और इसका बच्चे डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन ही कर लीजिए। x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है और 2 है तो 2x हो जाएगा। लिमिट लगाइए -5 से +5, -5 से +5। यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन तो वही आएगा क्योंकि फंक्शन तो वही है ना, x² 2 और कितना, प्लस का 2 x के साथ में। लिमिट लगाइए -2 से और कितना, प्लस का 5। अब बस वैल्यू रखो, इवैल्यूट करो, माइनस यहाँ लगाए, वैल्यू रखते हैं। अपर लिमिट वैल्यू माइनस, यहाँ पे देखो ध्यान देना, यहाँ -5 से +5 नहीं होगा। लिमिट क्या तोड़ी थी मैंने, -5 से -2 तोड़ी थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा हटा लीजिए। यहाँ पे लिमिट कितनी आएगी बच्चे, -2 आएगी, है ना, और ये सही है। तो यहाँ भी लिमिट कितनी आएगी, -2 आएगी। ठीक है, वैल्यू रखते हैं -5 और -2। तो पहले अपर लिमिट रखो, x की जगह पे अपर लिमिट -2 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। यहाँ पे रखोगे +2 -2, अपर लिमिट वैल्यू होगी माइनस लोअर लिमिट वैल्यू करने जा रहे हैं। लोअर लिमिट में क्या लिखा, -5। तो x जगह पे बच्चे -5 करना होगा, तो आप -5 का स्क्वायर कर लेंगे और अपॉन में कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। इसके बाद +2 × -5 रखेंगे और इसे सॉल्व करना है। ये अपर लिमिट की वैल्यू मैंने अभी रखी है, आगे क्या करना होगा, यहाँ भी वैसे ही करना होगा। x² 2 में अपर लिमिट वैल्यू रखोगे तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 +2 × 5 माइनस लोअर लिमिट वैल्यू रखना है, तो x जगह पे -2 रखेंगे तो x² 2 यानी कि -2 का स्क्वायर अपॉन 2 और अपर लिमिट वैल्यू को तो हमने ऐसे ही रखा, चलो ब्रैकेट में लगा के रखते हैं। लोअर लिमिट वैल्यू को भी ब्रैकेट ही लगाइएगा, +2 × में क्या, -2। बस यहाँ पे कैलकुलेशन अगर आप अच्छे से कर गए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे कि नहीं। आगे दिखाया जाए, यहाँ पे कितना बच्चे आएगा, प्लस का 4 अपॉन 2 प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25/2 -10 ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या, माइनस। ठीक है, यहाँ पे आगे आते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 5 का स्क्वायर 25/2
प्लस का 25/2 बच्चे, और प्लस 10, पहला ब्रैकेट क्लियर। इधर आते हैं माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, बाई 2 होने पे माइनस का ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा प्लस का 4/2 यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना माइनस का 4 हो जाएगा। सब कुछ बस अच्छे से किया है तो यहाँ पे कोई अब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सॉल्व किया जाए। 4 - 2 माइनस का 2। यहाँ पे बच्चे समझो, आप इसे जब एलसीएम लेंगे तो 10 × 2 = 20 होगा। 25 - 20 5/2, प्लस का 5/2 माइनस का 5/2। बाहर माइनस अभी लगा है, उसे लगाते हैं। इसको जरा सॉल्व करिए। 25/2 प्लस 10 20 प्लस 25 45/2, प्लस का बच्चे 45/2, और ये कितना 4 - 2 -2, बाहर माइनस तो प्लस का 2। अब बच्चे ब्रैकेट बस ओपन करके सॉल्व करना रह गया है। ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस ये पूरा प्लस हो जाएगा। 2 × 2 = 4 प्लस 5 9/2 हो जाएगा। यहाँ पे 9/2, और यहाँ पे कुछ छूटा है क्या मैंने? यहाँ पे ये टर्म तो आया 45/2, यहाँ पे -2 आया। ये 5/2 कहाँ से मैंने लिखा है? क्या कुछ मिटा है? एक बार देखते हैं बैक जाके। नहीं नहीं, सही है। ओके, तो कहाँ तक पहुँच गया तो मैं यहाँ तक 45/2, और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा ना, इस तरह से। प्लस का 2 था, देख लेना एक बार, -2 + 2, ठीक है। तो आई थिंक कोई गलती अगर नहीं हुई तो इतना ही होगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ये कहाँ से आया माइनस का 5/2। अच्छा, इससे आया होगा ना, सबट्रैक्ट हो गया। हाँ सही है, चलो। तो अब मैं सॉल्व करूँगा इसको, कितना आएगा तो समझो। 2 × 2 = 4 -4, माइनस का 5 -9 अपॉन 2, प्लस का 9/2 हो जाएगा। ओके, प्लस 45/2, एंड लास्ट में क्या प्लस का 2 है। तो अगर देखें एलसीएम सेम है तो 45 + 9 कितना हो जाएगा? 9 + 5 54। 54/2 27 देगा, बाई 2 है ना। 27 + 2 कितना देगा? 29 देगा। तो अगर एक्यूरेसी के साथ हम लोग गए हैं, है ना, तो आंसर हमारा कितना आएगा? 29 आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। देखो यहाँ तक अगर हमारी सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं तो इसके बाद कोई बड़ा इशू नहीं है, ओनली वर्किंग ही थी। तो ये आप लोग सारी चीज़ें सीख चुके हैं। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखा है sin की पावर 5 इंटू में cos की पावर 4x। तो यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए, चलिए एक प्रॉपर्टी ही लगा लेते पहले। जरा सोचो, -1 से 1 अगर है तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि -a से अगर a(f(x) बच्चे लिखा हो, dx लिखा है, तो इसका वैल्यू या तो ट्वाइस आता है या 0 आता है, या तो ट्वाइस आता है या 0 आता है। ट्वाइस कब आता है? जब आप x की जगह पे -x रखोगे और उसका आंसर चेंज ना हो, f(x) ही मिले, f - x की वैल्यू। 0 कब आता है बच्चे? जब आप चेंज करना की कोशिश करते हो और f - x की वैल्यू माइनस के f(x) के इक्वल आ रही होती, तब आप क्या कहते हो कि उसका आंसर 0 आता है। तो एक बार मैं f(x) से मान लेता हूँ, लेट f(x) = sin की पावर में 5 और cos की पावर में 4x। ध्यान ये रखना कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें लिमिट -a से +a हो अगर, तब आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हो, है ना। तो हमने यहाँ पे f - x पता करने की कोशिश करी। तो बच्चे रखेंगे यहाँ पे sin 5 -x cos 4 -x। तो sin -5 क्या देगा? माइनस का sin थीटा देगा। एक्चुअली किसके बराबर है? आप ऐसे सोचो कि sin ये -x की पावर 5 के बराबर है, और ये किसके बराबर है? cos -x की पावर में 4 के बराबर है। तो बच्चे sin - थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस sin थीटा की पावर ये 5 लगाएगा, और ये कितना लगाएगा? cos -x होता है प्लस का cos x, तो ये cos x की पावर 4 लगाएगा। अब सबको पावर दे दोगे तो माइनस की वजह से ये माइनस का sin की पावर 5 दिखेगा आपको, और ये cos की पावर 4x दिखेगा। तो आप देख रहे हो ना कि किसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का f(x) के इक्वल है। यानी हमने f - x निकाला जो किसके इक्वल आ रहा है बच्चे? -f(x) के इक्वल आ रहा है। तो अगर f - x की वैल्यू
माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आता है, उस केस में आप कहते हो कि माइनस ए टू ए एफ एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। सो हियर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, है ना। ये हमने सारी बातें आपको ऑलरेडी करा रखी हैं, बता रखी हैं, यहाँ पे बस इस बात को बताना था कि एफ एक्स ऑड है, सो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू कितना बच्चे, 0 ही मिलेगा आपको। आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। आई थिंक ये छोटा सा क्वेश्चन बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसी तरह के बच्चे इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें डील करना होगा प्रॉपर्टी को लगा लगा के। आगे देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन बच्चे आपकी एग्जाम्पल का है, आप एग्जाम्पल में ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। इसे आई इक्वल टू सपोज किया, सबसे पहला काम इसे साइन कॉस में आप तोड़ लेते हैं एक बार। पाई बाय 6 पाई बाय 3 dx लिखा है बच्चे, 1 प्लस रूट 10x को तोड़ दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में, और सभी को रूट अलग अलग दे भी दिया, तो रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स हो गया। बस अब एलसीएम लेने की बारी आ गई। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे रूट कॉस एक्स और रूट कॉस एक्स ऊपर घूम के चला जाएगा, तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा, 0 से पाई बाय 6 और पाई बाय 3 अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइड में कितना बच्चे, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, यानी कि क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन इस तरह के तोड़ने होंगे हमें, उनमें हमें एक बात सोचनी है कि जो भी हमें लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करनी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लगानी है। अगर इस क्वेश्चन को मैं लिमिट को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज करूं, तो बच्चे इसी तरह का क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं पहला। उसमें साइन एक्स ऊपर था, कॉस एक्स साइन एक्स नीचे था। तो जो भी इतने सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर मैं कॉट एक्स भी कर दूँ ना, कॉट एक्स, तो आपका वही क्वेश्चन पुराना वाला बन जाएगा, यानी कि 1/1 प्लस रूट में कॉट एक्स हो या 10x हो, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, है ना। वही याद करो, जो पाई बाई 4 वाला आंसर था उसी तरह का ही आंसर आएगा। वहाँ पे 0 से पाई बाई 2 लिमिट थी, तो a प्लस बी करने पे, यानी कि 0 प्लस पाई बाई 2 करने पे पाई बाई 2 बनाता। यहाँ पे a प्लस बी जैसे आप करोगे, तो जरा सोचो, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 हम करें, आइडिया कैसे आता है चीज़ों को, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक टीचर की अप्रोच सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 6 मैंने लिमिट को ऐड किया, तो एलसीएम कितना आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2 प्लस 1 3 पाई बाई 6 बनेगा, कैंसिल किया कितना आया, पाई बाई 2, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू पाई बाई 2 ही तो आ रही है। तो पाई बाई 2 जब रखोगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा बनेगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा चेंज होकर कॉस में आएगा, कॉस साइन में आएगा, यानी हमें फिर से उसी रिजल्ट को हम लोग ऐड करके ला रहे होंगे, कटेगा पूरा। तो सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका तो वही है। तो चलो समझते हैं किस तरह से काम करना है। तो हमने इस क्वेश्चन को जब चेंज किया इस तरह से, तो यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। अब लिमिट को अप्लाई करता हूँ, आई इक्वल टू हमें मिलेगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट में कॉस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 प्लस कितना, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स ही तो रखते हो, तो ए प्लस बी कर लिया, ये हो गया, माइनस एक्स ये हो गया। रूट में क्या, कॉस एक्स है, तो कॉस ए प्लस बी पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 और माइनस एक्स प्लस साइन है बच्चे, तो आप साइन लिख रहे होंगे पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 और माइनस एक्स, सब जगह बस वही करना है, ए प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी हमने लगा दी आपकी, ठीक है ना। तो अब क्या मिलेगा, आई इक्वल टू आपको मिल रहा होगा साइन, ये 90 बनेगा, 90 माइनस एक्स, कॉस एक्स है तो कॉस 90 माइनस एक्स साइन बनेगा, है ना। तो 0 से पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ऊपर हो गया बच्चे रूट में साइन एक्स, नीचे ये कॉस एक्स वाला बन गया रूट साइन एक्स प्लस साइन एक्स बन गया रूट कॉस एक्स, और क्या चल रहा है, dx चल रहा है। ये बच्चे आई की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर मैं 2 बोल देता हूँ, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सही से देखिए जरा, सब कुछ एक जैसा ही तो नज़र आ रहा है ना। तो क्यों ना इन इक्वेशन को ऐड करने की कोशिश करें, बस न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर सेम मिल गया, यानी कटने का तरीका हमें दिखाई देने लगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सही से देखें बेटा, तो सब कुछ एक जैसा ही है ना, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड करने पे वो कटना जरूरी है इस प्रॉपर्टी के तहत। तो चलो जैसे मैं ऐड करूंगा ऑन इक्वेशन 1 एंड 2, तो रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल के बताता हूँ, आपने जैसे किया ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट 2i इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3 लिमिट है बच्चे, और ऊपर हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस
रूट साइन एक्स अपॉन में कितना, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऑर्डर से मत परेशान हो जाओ कि किस तरह से लिखा गया है, बट हैं सारी चीज़ें वही। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिला, 2y इक्वल टू मिल गया बच्चे आपको 1, 2y इक्वल टू कितना मिल गया, 1 मिल गया। इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 dx, 1 dx का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1, इट मीन्स x। अब x में आप लिमिट लगा रहे होगे पाई बाई 6 से पाई बाई 3, है ना। तो ये 2y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से क्या मिलेगा, पाई बाई अपर लिमिट यानी पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। सॉल्व करोगे तो पाई बाई 6 ही आएगा, किसके इक्वल, 2y के इक्वल। तो i इक्वल टू कितना, पाई बाई 6 को एक बार और डिवाइड कर दो, किससे, 2 से। तो कितना आ गया, i की वैल्यू बच्चे पाई बाई 12 आ गया। इस तरह से बच्चे ये आपका आंसर हो गया, इस तरह से ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे और इन सारे लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ने के बावजूद जो स्कोर हम आपसे उम्मीद करते हैं वो आप ज़रूर मुझे ला के दिखाएंगे। तो बस लगे रहिए इस चैनल पे, पढ़ते रहिए, हम आपको यूं ही कंटेंट ऐसे डिलीवर करते रहेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के 7.1 की एक्सरसाइज, 7.11 की जो एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस हैं अदर प्रॉपर्टी बेस्ड हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों एक अच्छे लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच।